हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रदेश पुलिस तैयारी वर्दी की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है पुराने प्रश्न पत्र को लेके चल रहे हैं और आज का जो हमारा पुराना प्रश्न पत्र है वो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 20 अगस्त 2017 का। देखिए MPPAB की साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो है रिवाइज्ड कैलेंडर मिलेगा और उस रिवाइज्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 की परीक्षा का रिक्रूटमेंट टेस्ट की डेट आ गई है आपकी, जो कि दी गई है आपकी 8 जनवरी 2022। तो इसी को डेट को मैंने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ डिज़ाइन की हुई है जिसमें मैं सिर्फ पुराने प्रश्न पत्र और उनके आए हुए जो है आपके GK और साइंस के क्वेश्चन को जो है लूँगा और उनकी व्याख्या सहित जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेंगे। डिटेल सॉल्यूशन के लिए जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है स्किप नहीं करना, मैंने काफ़ी सारे जो है इसमें शॉर्ट नोट्स भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो पूरा देखिएगा आप, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ओके आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आपको ये सारे GK के क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि आपकी क्या क्या सिलेबस में है। तो सामान्य ज्ञान और तर्क के जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे आपके 40 क्वेश्चन। देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, तो आपके 40 मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके GK और लॉजिकल रीजनिंग आपका आ जाएगा। फिर बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता की बात करें तो वो आपके कितने हैं, 30 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ तो आपके 30 मार्क्स के आ गए आपके बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता वाले। विज्ञान और सरल अंकगणित की बात करें तो यहाँ पे आपके साइंस प्लस मैथ्स आपकी आने वाली है 30 नंबर की, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा तो आपका यहाँ पे बन जाते हैं 30 नंबर। 40 + 30 + 30 मतलब कि 40, 30, 70, 30, 100, तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। चलिए तो हम जो सीरीज़ है MP पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें मैंने जो पेपर लिया हुआ है वो लिया है आज 20 अगस्त 2017 का। इसकी PDF मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, उसकी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो है आपको टेलीग्राम चैनल कौन सा ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, उसमें मतलब जो हम देखेंगे उसमें। उसके बाद GK और हमने साइंस के यहाँ पे बताया है कि आपको इंक्लूड किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्योंकि जो आपकी MPB की साइट पे आप जब पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे तो आपको मैंने उसमें सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन हैं वहाँ के। तो आपको क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए लिए हैं उनका नंबर, सीरियल नंबर, ताकि यदि आप PDF डाउनलोड करते भी हैं और जो मैं आपको PDF दूंगा उसमें पूरी PDF रहेगी आपकी, उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मैथ्स रीजनिंग के भी रहेंगे, साइंस और GK के भी रहेंगे। बट अभी स्पेशली मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे GK के लिए जो है हमने इंक्लूड किए हुए हैं क्वेश्चंस। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो यहाँ पे आपका क्या है, सभी को पता होगा एशिया क्या है आपका, क्षेत्रफल की बात करें चाहे जनसंख्या की बात करें, भारत और चीन इतने बड़े बड़े देश जो यहाँ पे हैं तो वो क्या है आपके जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में क्या है हमारा, हम अग्रणी हैं, मतलब एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4,43,91,162 वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, और यदि इनके क्रम की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है इनका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सागर से निकलती है ये ओके, वेदपा की सहायक नदी है, और यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है आपकी 201 किलोमीटर, 29 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है और 87 किलोमीटर आपकी उत्तर प्रदेश में है। सीमा बनाती है ये दोनों राज्यों के बीच में, ठीक है। आपको याद रखना है कि बेतवा और जामनी का संगम जो है वो ओरछा के ऐतिहासिक शहर में है, तो ये चीज़ भी आपको वो इंक्लूड कर लेनी है अपने क्वेश्चंस में, अपने GK में, अपने नोट्स में। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं ओके, आपको पता होना चाहिए। आपके आर्टिकल 153 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा आपका राज्यपाल होगा, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और ये नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जिस तरीके से केंद्र में आपके बात करें राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन असल सत्ता जो है वो आपके प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। उसी प्रकार से असल सत्ता राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, और राज्यपाल नाम मात्र का क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? विश्व की देवी माँ कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई की अगर बात करें तो वो है आपकी 8848 ओके, क्योंकि ये लंबाई आपकी आती है 8,848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है।
सॉरी ऊंचाई की बात कर रहा था मैं, ऊंचाई है। और इसे क्या कहते हैं, पर्वतों की रानी कहते हैं। तिब्बत में इसका नाम है चोमोलंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। एक सर्वेक्षक थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरिस्ट, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ख्याल गायन के विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद आमिर खान साहब ने जो है क्या की थी, इंदौर के ख्याल गायन की स्थापना की थी। यदि बात करें तो यहाँ पे आपके आमिर खान के कुछ प्रसिद्ध गायक और शिष्य रहे हैं, जैसे कि पंडित अमरनाथ हैं, शंकरलाल मिश्रा हैं, कंचना बनर्जी हैं, पूवी मुखर्जी हैं। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, इनके नाम भी इनके रिगार्डिंग आ सकते हैं। और एक और प्रसिद्ध संगीतकार हैं सुल्तान खां, सारंगी वादक। ये भी क्या है, संगीत इंदौर घराने से क्या है आपके संबंध रखते हैं। अब आपके आते हैं कि वर्ष 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया था? तो के विश्वनाथ जी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करें तो देखिए, इन्हें फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है। और ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ओके, और सबसे पहले अगर इसके पुरस्कार की बात करें तो देवी रानी जी को ये पहला पुरस्कार मिला हुआ था 1969 में। और इसी कारण उन्हें क्या बोलते हैं, भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में भी जाना जाता है। ताप्ती नदी का मूल स्थान कौन सा है? सभी को पता होगा, यहाँ पे नहीं पता तो बता दूं मैं आपको। बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है आपकी क्या, ताप्ती नदी। और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। और एक और ख़ास चीज़, ये आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और माही के जैसे। तो ये आपको याद रखने हैं। ये फैक्ट जो आपको बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन के वल्नरेबल फैक्ट मान लो, या आपके ऑब्जेक्टिव जो मैं बोल रहा हूँ और जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस ज़िले में स्थित है? तो वो है आपके होशंगाबाद ज़िले में। 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये आपका अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गरेट नोबल को जाना जाता है। इनका पूरा नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। और ये स्वामी विवेकानंद जी की जो है शिष्या थी। और इन्होंने जो है, जो लड़कियां आधारिक शिक्षा से वंचित हो जाती थी, मतलब इनके लिए स्कूलिंग वगैरह कुछ नहीं था, 1898 की बात है, इन्होंने जो है उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी काम किया हुआ है, जिसके कारण जो है इन्हें निवेदिता का नाम दिया गया। और ये एंग्लो आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देख लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग जो है आपकी 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन होते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होंगे, इनके अध्यक्ष होंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे क्या है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसको और क्या चीज़ें हैं इनके बारे में। तो हाँ, फुल फॉर्म आपको नीति आयोग का याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको पॉलिसी थिंक टैंक भी कहते हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, भूलना नहीं है आप सभी लोगों को। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय आपके यहाँ पर लिखा है ऑप्शन AR रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे, भानु अथैया। तो आपको याद रखना है कि AR रहमान तो अभी हैं आपके जिन्होंने म्यूज़िक मिला है, लेकिन सबसे पहले की बात करें तो वो आपके हैं भानु अथैया। और भानु अथैया एक महिला हैं और जिनको जो है गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए क्या मिला था, ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। और इन्हें संयुक्त रूप से मिला हुआ था जॉन मॉल्लो के साथ। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी जो है बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया हुआ है। आम्रपाली में वैजंती माला की बात करें या गाइड में वहीदा रहमान जी की बात करें, इन्होंने ही की है। और ये जो गांधी मूवी है, ये रिचर्ड एटनबरो की बायोपिक गांधी के लिए जो है इनको वेशभूषा डिज़ाइन करने के लिए 1983 में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी फैक्ट वगैरह हैं सभी मैंने बता दिए, आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको चीज़ें याद रखनी हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो है आपकी पुणे में है ना, पुणे में नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे में आपकी स्थित है। आयोग ने इसका आंसर देहरादून माना है। आप PDF में चेक कर लेना, मैं आपको PDF दे दूँगा, उसमें देहरादून दिया गया है ये, लेकिन पुणे में है। ओके, महाराष्ट्र खड़गवासला अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर है इनका। और मेरे पास इसकी सभी लिस्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको पुणे आंसर क्यों माना है। तो देखिए, आपका जो पुणे में नेशनल डिफेंस अकेडमी है, वहाँ पे ना सिर्फ अकेले थल सेना जल सेना बल्कि वायुसेना के सभी छात्र जो है प्रशिक्षण लेते हैं। और कुछ और इंस्टीट्यूट वगैरह की बात करें, उनके स्थानों की बात करें तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, अधिकारियों का प्रशिक्षण विद्यालय चेन्नई में है, सशस्त्र सेना मेडिकल पुणे में है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में है। तो उसकी नियरेस्ट आंसर यही लग रहा था पुणे मुझे।
तो वही मैंने इसको माना हुआ है। और भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला केरला और वायुसेना अकेडमी डुंडीगल तेलंगाना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो आप जो है इनके रेफरेंस ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड्स दी हुई है, प्लीज़ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स है, ओके। और ये मैंने जो है सर्च करने के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर आपका है प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है। तो तानसेन जी को क्या है, हम प्राचीन, तानसेन जी बहुत ही अकबर के समय के जो है नवरत्न के अकबर के समय काल के थे। तो यहाँ पे हम प्राचीन संगीत कला का विद्वान तानसेन जी को कहा जाता है और ये नवरत्नों में से एक थे। इनका नाम था रामतनु पांडे और उनकी जो दो किताबें हैं वो याद रखनी है आपको, श्री गणेश स्रोत और संगीता सारा, इन्होंने लिखी हुई हैं। किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। तो कालिदास जी का हम संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में तो पढ़ते आते ही हैं ये अभिज्ञान शकुंतलम, तो कालिदास जी ने लिखे हुए हैं। विक्रमादित्य जी के दरबारी कवि थे ये और उनके ये प्रसिद्ध नाटक हैं अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। भारत की संस्कृत भाषा के बहुत बड़े कवि हैं, इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, कांस्टेबल में दिवस की भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका सामने ही है स्क्रीन पे। तो आपको जो है दिवस भी काफ़ी सारे याद करके जाने हैं, काफ़ी सारे नहीं मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं, एटलीस्ट कम से कम एक महीने के 5 से 6 दिवस तो आपको याद होना चाहिए। तो ये जनवरी में जो है आपका 24 जनवरी को पड़ता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी सन 2008 में। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है और 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है कि 2016 में पुलिस एशियन करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका आ गया। उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 2017 का। 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश में जीता। तो यहाँ पे क्या है आपका, किसने जीता है ये, भारत ने जीता है। किसने जीता है ये, भारत ने जीता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया था और दक्षिण कोरिया को हराने के बाद जो है ये जो 4th एडिशन था ये है ना टूर्नामेंट का, ये अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ कहाँ था, मलेशिया के क्वांटन में हुआ था। और गोलरक्षक जो है पीआर राजेश टूर्नामेंट में 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व करते हैं। और अगर हम बात करें उप कप्तान की, तो मनप्रीत सिंह जो उप कप्तान हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कौन सा था आपका एडिशन था, ये आपका 4th एडिशन था, 4था संस्करण था आपका ये। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है मिसलेनियस में से। तो वो हैं आपके H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया जी मुख्य न्यायाधीश थे। और यदि हम बात करें तो ये क्या है आपके 14 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक थे। राजेंद्र प्रसाद के सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ ली, क्योंकि राष्ट्रपति जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कराता है, ये शपथ ग्रहण समारोह होते हैं वही वो दिलवाते हैं आपके। और भारतीय कानून रिपोर्टों के अभिनीत संपादक के रूप में इन्होंने काम किया है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में है आपका, याद रखना है आपको, सबसे बड़ा मुख्यालय यही है। ओके, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। और 18 मंडल हैं इसमें, मतलब 18 जोन है और 73 मंडल हैं इसमें, सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। वंदे मातरम, मैं माता की स्तुति करता हूँ, इसका मतलब ये है। और इसका जो रचनाकार जो हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा हुआ है हमारे देश का, वंदे मातरम। और राष्ट्रगान की बात करें तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। उसके बाद 1896 में पहली बार ये रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। और 1882 में बंगाली भाषा में इसको लिखा गया है। इसमें 6 बंद हैं। इसका अर्थ होता है कि मैं माँ की स्तुति करता हूँ। 103 राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था आपका मैसूर में, जिसका उद्घाटन किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैसूर में किया हुआ था, आपको ये याद रखने हैं। उस टाइम के करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन आ जाते हैं। अभी भी आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया था, जो कि नींव रखी गई थी उस टाइम पे।
गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। देखिए साइंस स्टार्ट हो चुका है आपका, साइंस का सेक्शन जो विज्ञान और सरल गणित था, सरल अंक गणित। अब यहाँ से आपके विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बता दूँ मैं आपको, देखिए यदि आप जीके की बात करेंगे तो जीके के 20 क्वेश्चन आए हैं, है ना। 20 क्वेश्चंस आपके जीके से आए हैं और जो साइंस है उसके 15 क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चंस का वेटेज लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अगर आपको कोई अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो है मैं आगे भी इसके पार्ट्स वगैरह और अपलोड करते रहूँ चलूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2 करके। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द, अब यहाँ पे है गोल्जी बॉडीज़, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स। गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं, तो इसमें होते हैं नाभिक में। ऑब्वियसली बात है नाभिक में ही होंगे। न्यूक्लियस में होते हैं जिनसे क्या होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, जिसके कारण हमारे डीएनए जो है एकल अणु द्वारा बना होता है और यही हमें क्या करता है, यूनिकनेस, अद्वितीय बनाता है। अब हम बात करते हैं कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। तो आपका जो है कॉपर रॉड को जो है आप आवेशित नहीं कर सकते। ग्लॉस रॉड को रगड़ के कर सकते हो, प्लास्टिक को कर सकते हो, फूला हुआ गुब्बारा को कर सकते हो, लेकिन कॉपर रॉड को नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर रॉड आपकी एक मेटालिक है, धातु है, धात्विक चीज़ है और सबसे मेन चीज़ सुचालक है ये, है ना। विद्युत की बाकी ये तीनों चीज़ सुचालक नहीं है। वो स्कूल वाला आपको एक्सपेरिमेंट याद होगा, पेन रगड़ के आप कागज़ को अट्रैक्ट किया करते थे, वही वाला एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है अपभ्रंशन, स्वतः दहन, विस्फोट और त्वरित दहन। तो ये आपका है रैपिड कंबशन। क्या है आपका? रैपिड कंबशन, त्वरित दहन, तीव्र दहन बोलते हैं इसको, मतलब ये बड़ी तेज़ी से जलते हैं आपके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? त्वरित दहन। कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? HCl गैस एक अम्ल नहीं है, बाकी आपके क्या हैं, ये अम्ल हैं। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे आणविक भार अगर बात करें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 36.46 ग्राम पर मोल प्रति मोल क्या है इसका अणुभार है। नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली फिलिंग द ब्लैंक्स दिखेगी। तो मछली उसे दिखेगी मूल स्थिति के थोड़ा ऊपर। अपवर्तन का यहाँ पे प्रकाशिकी का क्वेश्चन है ये। अपवर्तन के कारण क्या दिखेगा, उसके मूल स्थिति के थोड़े ऊपर क्या दिखेगी, मछली दिखेगी। तो अभी मैं इसको डायग्रामेटिक में समझाता हूँ आपको याद रखना है। क्या देखेगी आपको, जो व्यक्ति है उसको मछली, जो उसकी स्थिति है मछली की एक्चुअल स्थिति, उसके थोड़े ऊपर दिखेगी। इस तरीके से देखिए ये मछली है, मछली थोड़ी ऊपर उसको दिख रही है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं विद्युत के कुचालक, है ना। इसीलिए क्या होता है, आपने देखा कॉपर वायर के ऊपर क्या होती है, एक लेयरिंग होती है, वो किसकी होती है? आपकी प्लास्टिक की तो होती है ना। तो ये क्या है, आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। निम्न में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो गाल की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पीछे कोशिका, अस्थि कोशिका। देखिए जो हमारे पूरे ब्रेन में अगर हम बात करें, जो संचार का माध्यम है वो है तंत्रिका कोशिका, नर्व सिस्टम। ओके, तो ये आप यहाँ पे लॉजिक से भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ये सारे शरीर के सारे सिग्नलों के बारे में जो है संदेश पहुँचाती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। आकार की बात कर लें तो 5 से 100 ओके माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power -6 ओके मीटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो माइक्रोमीटर भूलना नहीं है आपको, मीटर नहीं, माइक्रोमीटर की बात हो रही है। पूरे शरीर में संदेश का कार्य करती है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका जीवाणु। क्या है आपका? बैक्टीरिया। वो आपके यूकैरियोटिक नहीं है, मतलब कि यूरिया का त्याग नहीं करते। और दूसरी बात जीवाणु के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पे जीवाणु ही आए थे, और यदि प्रलय आएगा तो सबसे लास्ट तक जीवाणु ही रहेंगे। तो सबसे पहले सबसे बाद में जो रोल प्ले रहेगा वो किसका रहेगा? बैक्टीरियाज का रहेगा। ये आद ऐतिहासिक झिल्ली से मतलब इनका जो केंद्रक होता है ना, ये सुविकसित नहीं होता है ना। सुविकसित मतलब कि जिस तरीके से जी के पहले तो ये एक कोशीय जीव हैं, जो बहुकोशीय जीव हैं, जो जिसके बाद
इवोल्यूशन हुआ है, विकसित हुए हैं हम, है ना। ये मतलब कि एक कोशिका से फिर बहुकोशिकीय जीव बने हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कोशिका, फिर कोशिका से ऊतक बने हैं, फिर ऊतक से आपके अंग बने हैं, फिर अंग से अंग तंत्र बने हैं, और उसके बाद फिर एक ऑर्गेनिज्म बना है, जीव बने हैं। तो जो आपका यहाँ पे जो बेस रहा है वो रहा है बैक्टीरियाज का। और उनके जो बैक्टीरियाज को बेस इसलिए माना गया है क्योंकि इनके जो केंद्रक हैं वो अन्य जो है जीवों से उतने विकसित नहीं हैं। जिस जो ये आपकी यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, उसका जो मैंने बोला है कंक्लूजन यही है। ठीक है, चलिए। हृदय क्या है आपका? हृदय एक पेशीय ऊतक है, मस्क्यूलर टिश्यू है। ओके, मस्क्यूलर टिश्यू आपका क्या है? आपका हृदय है। और ये आपकी अनैच्छिक और धारीदार मांसपेशियां हैं जो हृदय को जीवन भर रक्त पंप करने के लिए मदद करती हैं। मतलब कि हमारे कंट्रोल नहीं है, हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे इच्छाओं से बीट नहीं होता। वो जब हम सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो बीट होता है, मतलब अपने आप क्या है, धड़कता है। स्पॉट द फॉल्स ऑप्शन अबाउट स्ट्रिप्ड मसल्स। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित करें। तो पहले तो पट्टीदार जितनी पेशियाँ होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक ही लग रहा है, दैट इज अनैच्छिक। तो आपका क्या है, इनवॉलेंट्री। देखिए साइंस के रिगार्डिंग यदि आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी बना दूंगा, क्योंकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन जीव विज्ञान के हैं। और ये आपके स्टैटिक जी के भी मान सकते हो, क्योंकि आपको कई सारे क्वेश्चन आपको वन लाइन इफेक्ट में कई सारे बुक्स में मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है आपका असत्य कथन यही है कि ये अनैच्छिक यहाँ पे जो है नहीं होती पट्टीदार पेशी हैं, तो सत्य यही है अनैच्छिक। और अनैच्छिक और ऐच्छिक में फ़र्क यही आपका होता है कि ऐच्छिक मतलब हमारी क्या होती हैं, इच्छा के अनुरूप होती हैं, चेतना के अनुरूप होती हैं, और अनैच्छिक हमारी इच्छा या उसके अनुरूप नहीं होती। जिस तरीके से हृदय का धड़कना एक अनैच्छिक है, लेकिन हाथ का हिलाना, पैर का चलना हम क्या करते हैं, ये हमारी ऐच्छिक है। तो ये क्या है, हमारी अनैच्छिक और ऐच्छिक में डिफरेंस है। बाकी इसको आप थोड़ा सा जूम करके और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पे आता है, निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बिजली प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये तो हमें क्या करना है, हमें यही इसी की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जल प्राकृतिक है, वायु प्राकृतिक है, मृदा प्राकृतिक है, लेकिन बिजली प्राकृतिक नहीं है। अब आपका यहाँ पे आता है कि विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य उदर के फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा, RBC, WBC और लसिका, तो वो किया जाता है आपका प्लाज्मा के द्वारा। याद रखिएगा आप, जो आपके ब्लड कार्पस्कल्स और प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है वो आपका लिक्विड फॉर्म होता है, ब्लड में जो उपस्थित चीज़ें होती हैं। देखिए कणिकाएँ होती हैं, और क्या होता है आपका एक लिक्विड फॉर्म, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। यही काम क्या करता है, आपके पाचक भोजन और नाइट्रोजनीकृत व्यर्थ पदार्थ के परिवहन का कार्य उधर में इसके प्लाज्मा के द्वारा जो है आपके किया जाता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा। वाहनों के पहियों में खांचे को बनाया जाता है ताकि घर्षण में वृद्धि हो, स्टेबिलिटी रहे, फिसले नहीं, स्किडिंग ना हो। तो इसके लिए क्या होते हैं, घर्षण में वृद्धि के लिए जो है पहियों में खांचे बनाए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम से शो हो रहा होगा, जिससे सड़क पे क्या है इसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो। प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए अगर माध्यम का स्रोत, अगर जो आप बोलते हैं, जो हम इसको इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ करते हैं, वो आपका होता है लाल शैवाल। क्या होता है आपका, लाल शैवाल, रोडोफाइट भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये सबसे पुराने प्रकार के यूकैरियोटिक शैवाल में से एक है। यूकैरियोटिक मतलब कि जो यूरिया का त्याग करते हैं। ठीक है, इसको रोडोफाइट बोलते हैं, समुद्र किनारे पाया जाता है ये। और इस शैवाल में क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन और फाइकोरोथ्रिन नामक वर्णक की उपस्थिति से इसे क्या कहा जाता है, लाल शैवाल कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। देखो इसका जो है गलनांक बहुत अच्छा होता है ना। तंतु जो है इसकी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई सारे एग्जाम में भी आया हुआ है, रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, MPSI में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कांस्टेबल में भी आपका क्वेश्चन आ गया है, रिपीट भी हुआ है कई बार SSC वगैरह के एग्ज़ाम में। टंगस्टन है इसका, और इसका यही कारण है कि इसका जो गलनांक है वो क्या है आपका, बहुत उच्चतम है। इसका वुल्फैम भी इसे कहते हैं। ठीक है, उच्च प्रतिरोधक सामग्री होती है, और कंपन का सामना करने के लिए अच्छी यांत्रिक क्षमता होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, जिसको क्या है, ये टंगस्टन काफ़ी अच्छे से रेजिस्ट कर लेता है। और वो सबसे अच्छी बात ये है कि ये रस्टिंग नहीं होती इसमें ना, रस्टिंग मतलब होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं एलिमेंट्स होते हैं जो इनके ऊपर वो अटैक कर पाएँ रस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका टंगस्टन, आपको भूलना नहीं है, वुल्फैम कहते हैं। उच्च क्या है इसका,
गलनांक है 1650 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक अगर बात करें तो, और इसको क्या है कि उच्च प्रतिरोधक सामग्री भी कहते हैं। ग्रे सफ़ेद चमकदार धातु का होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं टंगस्टन की, इसको लेके जो है हमारी ये क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ ये पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों और आपको लगा हो कि हाँ ठीक है, आज हमारे कुछ रिवीजन हुए हैं और हमें इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ें तो और भी चीज़ें जो है कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है आप पार्ट 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में और भी वीडियो वगैरह जो है बनाता रहूँगा, और डाउट वगैरह हो तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल के लिए जो है आपको मैं कमेंट सेक्शन में एक मैसेज जो है पिन करके रख दूँगा, कमेंट सेक्शन में पिन करके रख दूँगा, तो वहाँ से जाके जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी और इसकी PDF की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।